अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे लीगल मामलात और चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेकर डिबेट बहुत होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लॉ की। तो हम कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर सेगमेंट करें ताकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम रूटीन में सुनते हैं उनकी वजाहत हो सके कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं क्या, उनका मतलब क्या है। और जैसा कि हमने बताया था हम रेगुलर सेगमेंट क्या करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शायगान एजाज। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है शायगान मेरी? जी, जी, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल कैसे आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड किया था बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों की बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करती हैं और पाकिस्तान के अंदर रूटीन के अंदर खबरनामों में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ईसीएल। तो थोड़ा-सा पहले आज स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से शुरू कर लेते हैं। ईसीएल क्या होती है? देखिए, ईसीएल जो है बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ये हुकूमत एक लिस्ट मेंटेन करती है या हुकूमत के पास ये इख्तियार है एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस है 1981 इसके तहत। और इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत जो है अगर किसी शख्स के पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो उसके बावजूद उसकी पाकिस्तान से बाहर मूवमेंट पे पाबंदी आयद कर देती है। ठीक है। और ये जो इख्तियार एक्सरसाइज किया जाता है ये 1981 के ऑर्डिनेंस के तहत किया जाता है। और इसी ऑर्डिनेंस के तहत आगे एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रूल्स हैं 2010 के 2010 के, जो आगे बताते हैं कि ये नाम किन वजूहात की बिना पे प्लेस किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, वजूहात भी पूछते हैं आपसे कि क्यों आ सकता है, लेकिन व्हेन यू से हुकूमत, तो ये तो एक ब्रॉड बात होगी। एग्जैक्टली कौन है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो ईसीएल में नाम डाल सकता है? सूबाई हुकूमतों के और वफाकी हुकूमत, उसका भी थोड़ा-सा उस हिसाब से भी बताइएगा। और वज़ारत या महकमा इदारा क्या है वो भी बताइएगा। देखिए, जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर तो लिखा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है ये होम डिपार्टमेंट का या इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जो ईसीएल को डील करती है और इंटीरियर मिनिस्ट्री का ही इख्तियार है और कि किसका नाम प्लेस करना है और किसका नाम यहाँ से रिमूव करना है या कब करना है। तो ठीक फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू बी प्रिसाइज। ठीक है। तो बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री के डोमेन में आता है, लाइक यू सेड कि फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो इसके अंदर जिक्र है। अच्छा, जो अभी आपने कहा था वजूहात, ऐसा क्या है जो कोई शख्स करे तो अगर कोई इदारा या कोई अथॉरिटी चाहे तो वो उसका नाम ईसीएल में डाल सकती है? देखिए, जो रूल्स हैं 2010 के वो बताते हैं कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट फंड्स का फ्रॉड हो, एम्बेजलमेंट हो या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो, वहाँ पे नाम प्लेस किया जा सकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए प्लेस किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें वहाँ पे कोई डायरेक्टर्स हैं एक से ज़्यादा और 100 मिलियन से ज़्यादा को कोई एम्बेजलमेंट हो वहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। और एक जनरल प्रोविजन भी मौजूद है जो कहती है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिकमेंडेशन पे या सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे या बैंकिंग कोर्ट की रिकमेंडेशन पे भी नाम प्लेस किया जा सकता है। अच्छा, तो ये जो एक मामला पाकिस्तान में भी, क्योंकि नैब का नोटिस आया है किसी को, तो क्या उस बुनियाद के ऊपर उस शख्स को पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करने से रोका जा सकता है? और अगर ट्रैवल करने से रोका जाता है तो क्या उसका टेक्निकली ये मतलब होता है कि उसका नाम ईसीएल में है या उसकी कोई उसके अलावा भी प्रोविजन एग्जिस्ट करती है? देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता तो इसका मतलब यही है कि उसका नाम ईसीएल के ऊपर है। जो अदालतों का जो केस लॉ है, जो अदालतों ने फैसले किए हैं इन द पास्ट, जो प्रेसिडेंट है वो तो यही शो करता है कि मेयर पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो किसी का नाम ईसीएल पे डालने के लिए, प्लेस करने के लिए वैलिड ग्राउंड नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई, तो ये वजह काफी नहीं है। ये काफी नहीं है कि किसी का नाम ईसीएल पे डाला जाए। और यहाँ पे लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये कि अगर नाम किसी का आ जाता है तो अगर किसी का नाम 1 साल के लिए डाला गया है तो फिर भी वो जब तक वो रिमूव नहीं होगा तो वो नाम साला साल ईसीएल के ऊपर रहता है, वो कंटिन्यू करता रहता है। बिल्कुल। इसमें जो 2010 का जो कानून है वो इसमें रिव्यू का राइट देता है कि अगर किसी का नाम ईसीएल पे आता है तो वो विद इन 15 डेज जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास रिव्यू फाइल कर सकता है कि उसका नाम जो है वो यहाँ से रिमूव किया जाए। लेकिन हम देखते हैं इन प्रैक्टिस रिव्यू के बाद नाम किसी का भी हम इन प्रैक्टिस देखते हैं कि नहीं निकाला जाता और लोगों को अदालतों से रुजू करना पड़ता है।
और इसके लिए फिर उन्हें अदालतों में कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में यानी रिट जुरिस्डिक्शन में आना पड़ता है, और वहां पे ही कोर्ट ऑर्डर्स हमने देखे हैं डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट केसेस में जहां पे लोगों के नाम ईसीएल से रिमूव किए गए हैं। देयर इज अ क्वेश्चन कि आपने कहा कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, तो वो प्रोसीजरल कोई इश्यूज हैं, मामलात हैं, या क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल की सवाबदीद पर आ जाता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस हो जाती है, क्यों नहीं होता ऐसा? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। देखिए ये जो क्योंकि ये जो रिव्यू होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास ही होता है। अब जिस इदारे ने नाम डाले हैं उसी के पास रिव्यू फाइल किया जाता है कि भाई ये आप नाम निकाल दें। रिमूव करें। तो इन द फर्स्ट प्लेस इसमें फिर स्कोप बहुत थोड़ा हो जाता है, यानी इदारे को पहले तो ये गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये शायद नाम गलत डाला गया था, या फिर शायद अब ईसीएल पे डालने की वजह नहीं रह गई। ठीक है, तो यही एक बुनियादी रीजन समझ आती है जिसकी वजह से रिव्यू में हम देखते हैं कि कम सक्सेस रेट होता है, लेकिन हाई कोर्ट में जब आते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो ये सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ईसीएल वाला खास तौर पे ये नैब वाले मामले को, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिफ्ता इस्माइल को जहाज बोर्ड करने से रोक दिया गया था, हालांकि उनका उस वक्त ऑफिशियली कोई ऐसा डिक्लेयर्ड नाम नहीं था ईसीएल के अंदर। अभी रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के बड़े बेटे जिनका खबरों में आ रहा था कि उनको भी नैब के मामलात के अंदर उनका नाम आ रहा है, उनको भी जहाज बोर्ड नहीं करने दिया। ये तो कुछ दिन पुरानी बात है। फिर क्या उसको समझा जाए कि वो कोई लीगल एवेन्यू है जिसको सही से यूज किया गया, क्योंकि उनकी तो बोर्डिंग हो गई थी, उनको जहाज से उतारा गया। देखिए ये जो चीज है ये वाकई अगर किसी का नाम ईसीएल पे आता है तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो मेमो है जिसके जरिए नाम ईसीएल पे आया है ये उस बंदे को सर्व किया जाए, ताकि एक शख्स को घर बैठे पता हो कि मेरा नाम ईसीएल पे आ गया है। तो आइडियली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का नाम ईसीएल पे है तो उसे घर बैठे हुए ये पता होना चाहिए कि मेरा नाम ईसीएल पे है, और जब तक ये नाम रिमूव नहीं होगा मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन जो हम इन प्रैक्टिस देखते हैं तो लोगों को एयरपोर्ट पे जाके अक्सर पता लगता है कि जी हम ट्रेवल नहीं कर सकते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि अगर किसी का नाम ईसीएल पे है तो उससे जब उसका नाम ईसीएल पे आया है तो किसी मेमोरेंडम के थ्रू आया है, वो उस पर सर्व होना भी जरूरी है और वो उसे इत्तला देनी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जाहिर है जिसने नाम डाला है वो इन्फॉर्म करेगा, तो जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसको ये इल्म होगा कि वो नहीं ट्रैवल कर सकता। दैट इज क्वाइट नेचुरल। अच्छा, एक चीज मैं अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये तो कहा कि प्रोसीजर क्या है ईसीएल से नाम रिमूवल का, कि आप जो है वो अपील में जा सकते हैं टू द इदारा जिसने आपका नाम ईसीएल में डाला है। वहां बात ना बने तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट का आगे एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर इन अ सिचुएशन कि जहां कोर्ट से या कहीं से भी नाम खारिज हो जाता है ईसीएल का, ईसीएल से आपका, तो क्या ये पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड रहता है? मैं इसका थोड़ा सा वो इफेक्ट समझना चाहती हूँ, जैसे कुछ मामलात लीगल ऐसे होते हैं जो कि आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। सो ये भी वही मामला है? देखिए मैं नहीं, ये यहाँ पे ऐसी सूरत नहीं होगी, क्योंकि देखें ये जो नाम डाला गया है हमने इन प्रैक्टिस तो देखा है कि लोगों के नाम बगैर रिव्यू के डायरेक्ट कोर्ट में आके भी रिमूव हुए। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि क्या ईसीएल पे नाम आने से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी का नाम ईसीएल पे आता है तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई क्रिमिनल काम किया है। ठीक है, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये आपके क्रिमिनल लॉ पे तो ऑब्वियसली जाहिर है महारत है या आप माहिर कानून है, लेकिन आपकी सियासत पर भी बड़ी निगाह है। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान से जाने वाला जो इशू था, इसको फिर इस सारे पर्सपेक्टिव में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक कांस्टेंट हम देख रहे हैं कि ब्लेम पास ऑन किया जाता है। गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करें तो वो कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं, कोर्ट ने कहा था हमने भेज दिया है। अगर आप लीगल जो आपकी कम्युनिटी है उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि कोर्ट ने बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाली थी और ये गवर्नमेंट का प्रोगेटिव था कि वो नाम खारिज करते या ना करते, तो गवर्नमेंट ने उनको राइट दिया ट्रैवल करने का। तो मामला क्या है? देखिए ये बिल्कुल आपने बात सही की कि इसमें बिल्कुल इबहम मौजूद है, और ये वाकई ही सब देखिए इसमें अगर हम देखें तो कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट जरूर करती है। कोर्ट अपने फैसलों के जरिए ये बताती है कि क्या वजूहात मौजूद हैं किसी का नाम ईसीएल पे प्लेस करने के लिए। जिस तरह हमने पहले बात की कि मेयर पेंडेंसी ऑफ अ नैब रेफरेंस किसी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ कोई नैब रेफरेंस पेंडिंग है, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो ये अदालतों ने मुतअद्दिद फैसलों में कहा है कि ये वैलिड ग्राउंड्स नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई चीज प्रूव हो जाती है फिर तो बिल्कुल किसी के खिलाफ कोई कन्विक्शन है या कोई ऐसी चीज है तो फिर तो वाकई समझ आती है कि वो ट्रेवल
करने पे कोई पाबंदी लगाई जाए। लेकिन यहाँ पे जाहिर है लीगल से हटके पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें गवर्नमेंट का स्टांस अगर हम लेंगे तो वो ये होगा कि भाई अगर कोई बाहर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, और अगर आप ऑपोजिशन का या जिन लोगों के नाम ईसीएल पे उनका कहेंगे तो ये नाम हमारा बिल्कुल बेजा रखा गया है और ये प्रोसेस को डिले किया जा रहा है। अगर हमारा ट्रायल ही एक्सपीडिशियसली हो जाता और कंक्लूड हो जाता तो फिर शायद इस सारी चीज की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि दोनों जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वाकई हर कोई जो है अपनी पोजीशन या अपने स्टांस को डिफेंड करता है। वही ना, अपने खुद पर से इल्जाम झाड़ दिया जाता है, क्योंकि मियां साहब जो इस्तीफा गए हैं उनकी इस्तीफा की वापसी का मामला तो उनकी सेहत को ऑब्वियसली ग्राउंड बनाया गया, और सेहत की बुनियाद पर ही यहाँ से कुछ जो है वो गारंटीज रख के कोर्ट ने अलाउ किया। अब गवर्नमेंट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी हमें तो कानूनी वो थी, मजबूरी थी, वी हैड टू सेंड हिम। देखिए इसमें अब पॉलिटिकली तो अब ये देखिए मेरा तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है अगर किसी भी वजह से ये समझती थी या गवर्नमेंट समझती थी कि अब उनके कंट्रोल में ये बात नहीं है या बाहर जाना ही है, या ये फैसला हो गया है कि बाहर जाने की इजाजत देनी है या अदालत के थ्रू हो गया है, तो गवर्नमेंट जाहिर लगता है ऐसे है कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती कि हमने जाने दिया है। तो गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमें अदालत ने कह दिया और हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक जाने दिया। तो और लगता है ऐसे कि शायद गवर्नमेंट चाहती भी ये थी कि वो अदालत कह दे और फिर वो जाने दें, और फिर वो जाने दें, और फिर वो बाद में बैठ के ये कह सकें कि वो भाग गए हैं। ये फिलहाल हमने तो अदालत का हुक्म माना है, हमने अदालत का हुक्म माना है। बहुत शुक्रिया आपका शाहजहान एजाज, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाहजहान एजाज से हमारी हमने कोशिश की कि हम थोड़ा आज अंडरस्टैंड करें कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एग्जैक्टली क्या होती है, उसके इर्द गिर्द जो लॉज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।